आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना संक्रमण से बचाकर रखें। मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें। लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो अपने नजदीकी सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के भैरवस्थान थाना क्षेत्र से गश्ती पुलिस ने रोड रॉबरी की योजना बना रहे 4 अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। सिविल सर्जन ने बच्चों को ड्रॉप पिलाकर किया अभियान का शुभारंभ। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने सिमरकोन के समीप से भारी मात्रा में नेपाली शराब की बरामद। बाबूबरही में मारपीट में घायल हुए युवक की पटना में इलाज के दौरान हुई मौत। गांव में पसरा मातम। रेखा उद्योग भवन से भारी मात्रा में विदेशी शराब किए गए बरामद। 3 नामजद समेत 25 अज्ञात पर मामला दर्ज। रेखा थाना प्रभारी ने की प्रेस वार्ता। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने 1050 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। साहरघाट में जलमग्न स्टेट हाईवे की नारकीय हालत से छुटकारा को लेकर पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने की बैठक, लिया आंदोलन का निर्णय। बेनीपट्टी पीएचसी में पल्स पोलियो अभियान का हुआ शुभारंभ। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंभुनाथ झा ने किया उद्घाटन। लोगों में कोरोना टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए स्वास्थ्य विभाग के केयर के महेंद्र सिंह सोलंकी व समतुल्लाह कर रहे सामुदायिक बैठक। जगह जगह जाकर लोगों के बीच हो रही टीकाकरण की चर्चा, लोगों में आई जागरूकता। कसेरा गांव में 10 दिन पूर्व अपराधियों के द्वारा हत्या किए गए हलीम की दोनों बेटियों को जाप की नेत्री प्रिया राज ने दी सिलाई मशीन। बासोपट्टी के भलवाही में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया सड़क का शिलान्यास। 2 प्रखंड के कई गांवों का जुड़ेगा संपर्क। जयनगर रोटी बैंक के 1000 दिन पूरा होने पर लगाया गया ब्लड ग्रुप जांच व रक्तदान शिविर। कई अधिकारियों ने किया ब्लड डोनेट। कोशी नदी में आई भीषण बाढ़। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र का राधिकापुर गांव बाढ़ में हो रहा विलीन। और बिस्फी प्रखंड के कृषि भवन परिसर में 3 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य किसान सभा ने किया धरना प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी पुलिस के द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई करने की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भैरवस्थान थाना क्षेत्र की गश्ती पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियारों के साथ धर दबोचा है। मौके से 2 अपराधी फरार हो गए, लेकिन 4 अपराधियों को पकड़ लिया गया जो रोड रॉबरी की योजना बना रहे थे। एक बड़े लूट की योजना बना रहे चारों अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस वार्ता कर दी। रोड रॉबरी की योजना बना रहे 4 अपराधी को मधुबनी जिला के भैरवस्थान थाना गश्ती पुलिस ने दबोचा है। 2 अपराधी अग्नियात्र को लेकर भागने में सफल रहे। वहीं घटना भैरवस्थान थाना क्षेत्र के समिया ढलान NH 57 से लेकर लोहना पाठशाला के बीच घटी है। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि धराए चारों अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है। गश्ती पुलिस में शामिल सभी अधिकारी व पुलिस बल ने बढ़िया काम किया है। शनिवार को पकड़े गए चारों अपराधी को कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
गौरतलब है कि अपराधियों की स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई है। घटना के बाबत जानकारी है कि भैरवस्थान के एएसआई मनोज कुमार अपने 3 सशस्त्र बल के साथ रात्रि गश्ती पर थे। लगभग 11:30 बजे रात में समिया चौक पर फुलपरास की तरफ से एक पिकअप वैन रुका और उसके चालक ने गश्ती दल को बताया कि एक उजला रंग का दिल्ली नंबर का स्कॉर्पियो पर सवार 5 से 6 व्यक्ति उनका पीछा कर रहे हैं। गाड़ी को आगे कर पिस्टल के बल पर रोकने का प्रयास किया गया और किसी तरह यहां तक वह पहुंचा है। तभी उजले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आगे निकल गई। तत्काल पुलिस बल ने सतर्कता से पीछा करते हुए NH 57 पर ही लोहना पाठशाला के समीप दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका। पुलिस की गाड़ी को देखते ही स्कॉर्पियो पर सवार लोग भागने लगे। सशस्त्र बल के सहयोग से 4 व्यक्तियों को दबोच लिया गया, लेकिन 2 व्यक्ति फरार हो गया। पकड़ाए गए चारों व्यक्ति ने भागने का कोई उचित कारण तत्काल बता नहीं पाया। सभी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ की गई, जिसमें यह बात सामने आई कि वह लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर हथियार के बल पर लूटने का प्रयास कर रहे थे। धराए अपराधी में एक 35 वर्षीय मोहम्मद हसनैन विजय सलेमपुर निवासी व दूसरा 24 वर्षीय सुदेश कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह खनगांव निवासी, तीसरा अपराधी 32 वर्षीय भुवन यादव लोहना पश्चिम भैरवस्थान क्षेत्र का है और चौथा अपराधी 22 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल्लाह भौवारा नगर थाना मधुबनी का रहने वाला है। पूछताछ में भागने वाले 2 अपराधियों की पहचान ललित कामती लोहना निवासी भैरवस्थान थाना का व दूसरे का नाम अजय कुमार बताया गया है। गाड़ी की तलाशी ली और पूछताछ में बताया गया कि भागने वाले दोनों अपराधी पिस्टल लेकर भाग गए। पिकअप चालक की पहचान न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल साहनी बस्ती के रहने वाले 30 वर्षीय संजीत सहनी के रूप में हुई है। एएसआई मनोज कुमार के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर सभी चारों अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर चोरी के स्कॉर्पियो गाड़ी से पिकअप गाड़ी को लूटने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि गश्ती पुलिस को और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। मैं एएसआई मनोज कुमार पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी क्रम में एक पिकअप वैन के द्वारा बताया गया कि एक दिल्ली नंबर की गाड़ी के द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी है जिससे कुछ क्रिमिनल उसका पीछा कर रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसको लूटने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में काफ़ी सूझबूझ से काम लिया गया, थानाध्यक्ष से संपर्क किया गया और पेट्रोलिंग गाड़ी द्वारा बहुत संभल करके उस गाड़ी का पीछा किया गया और फिर उसको रोक करके जब उसकी तलाश लेने की कोशिश की गई तो उसमें से कुछ लोग उतर करके भागे और कुछ लोग को पकड़ने के क्रम में 4 लोग पकड़ाए, जिनका वेरीफाई किया गया तो उसमें काफ़ी लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास है, जो कि पंडौल नगर थाना मधुबनी और कुछ भैरवस्थान के भी। ये एक क्रिमिनल का ग्रुप था जो एक क्राइम करने के पर्पज से ही NH पर आए थे और यह संयोग अच्छा था कि इस संदर्भ में पिकअप वैन वालों के द्वारा यह संदेश जारी करते हुए थाना को कवर किया गया और पेट्रोलिंग गाड़ी द्वारा बहुत सूझबूझ से काम लिया गया और हथियार होने की भी बात बताई गई थी। लेकिन इसमें जो लोग भागे हैं, जिनका भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, वो लोग के द्वारा बताया गया कि हथियार लेके वो भाग गए। निसंदेह उनके द्वारा यह एक बड़े से लूट का षड्यंत्र किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में वेरीफाई भी किया गया और वेरीफाई करने के बाद उसको अग्रिम कार्रवाई हेतु रोक दिया गया। क्या आदमी को 4। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सदर अस्पताल में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण की शुरुआत हुई। इसको लेकर सिविल सर्जन ने छोटे बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि इस 5 दिनों के अभियान के अंतर्गत मधुबनी जिले के कुल 6,88,000 से अधिक बच्चे को पोलियो का ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों में विकलांगता होने के प्रमुख लक्षणों में से एक पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए मधुबनी जिले में अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने सदर अस्पताल में शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। इस दौरान सर्जन ने बताया कि पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो किसी व्यक्ति के शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है। चूंकि छोटे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए उसे इस बीमारी से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। इसे होने से पहले ही खत्म कर देने के लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। उन्होंने मधुबनी जिले के सभी परिजनों से अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाकर अभियान को सफल बनाने में जिला स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह सहयोग करने की अपील की।
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत 27 जून से आगामी 5 दिनों तक चलने वाले चक्र में मधुबनी जिले के 8,16,987 घरों को लक्षित किया गया है तथा 6,88,184 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना सबसे पहला लक्ष्य है और अभियान के लिए 14,488 नए बच्चों को भी चिन्हित किया गया है। डीआईओ डॉक्टर विश्वकर्मा ने बताया कि पोलियो एक खतरनाक लकवाग्रस्त वायरस जनित रोग है। बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उसे पोलियो का खतरा ज्यादा रहता है। यह बीमारी विशेष रूप से रीढ़ के हिस्सों व मस्तिष्क को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव के लिए लोगों को अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलानी चाहिए। पोलियो ड्रॉप के साथ बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण भी करवाना चाहिए, जो कि 12 जानलेवा बीमारियों से बचाए रखता है। यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा ने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कर्मियों के द्वारा दवा पिलाने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी तरह से मास्क व ग्लव्स का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। अभियान के उद्घाटन में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा, सीडीओ डॉक्टर आर.के. सिंह, डब्ल्यूएचओ एसएमओ डॉक्टर आदर्श वर्गीज, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, चंचल कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने बसैठ साहरघाट पथ के समीप से पिकअप पर लदे 24 बोरा नेपाली शराब बरामद की है। भारी मात्रा में जब्त किए गए शराब के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बसैठ साहरघाट पथ के सिमरकोन के समीप भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब के साथ एक पिकअप को भी जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार उस पिकअप पर करीब 24 बोरा में रखे 3600 बोतल शराब जब्त किया है। हालांकि पुलिस को चौकन्ना देख कारोबारी व चालक मौके से फरार होने में सफल हो गया। एसएचओ रविंद्र कुमार ने बताया कि वाहन के आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक मारपीट में एक पक्ष का एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे आनन फानन में स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां स्थानीय अस्पताल से चिकित्सकों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया और फिर डीएमसीएच से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार की सुबह उसकी मौत हो गई। शनिवार की शाम युवक का शव उसके घर पहुंचा, जिसके बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बाबूबरी में मारपीट में घायल हुए युवक का मौत इलाज के दौरान पटना स्थित एक अस्पताल में शनिवार को हो गया। शनिवार को युवक का शव देर शाम घर पहुंचा। शव घर पहुंचते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। मृतक के घर शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि यह घटना बाबूबरी थाना क्षेत्र के बरदाही गांव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 17 जून की घटना बताई जा रही है। सड़क पर पानी निकासी को लेकर अपने ही पटीदार के साथ पहले मारपीट हुई। इसी मारपीट के दरमियान सियाराम यादव और उसके पुत्र प्रभास यादव उर्फ लालटुन महेश तथा सियाराम की पत्नी गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जहां बांस के डंडा से प्रदीप यादव के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। प्रदीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में परिजनों के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरी इलाज के लिए लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच और डीएमसीएच से पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार की सुबह उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो दोनों पटीदारों के बीच बहुत पूर्व से आपसी रंजिश चल रहा है। घटना के दिन प्रदीप यादव मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। घर जाने के क्रम में सियाराम के शरीर पर पानी का छींटा उसके मोटरसाइकिल से उड़कर पड़ गया और इसी को देखते हुए दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। गाली गलौज होते होते मारपीट में तब्दील हो गई। वहीं शनिवार की देर शाम सबके घर पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। मृतक की पत्नी मंजू देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया छिन गया। थानाध्यक्ष रामसीस कामती ने बताया कि घटना की जानकारी पूर्व कामती ने ही दिया। हालांकि पटना पुलिस के समक्ष इलाज के दौरान फर्द बयान दर्ज कराया गया है। फर्द बयान आने पर आगे से कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी आरोपी अपने अपने घर से फरार हैं। प्रदीप यादव का 32 साल उम्र है। 32 साल
किस तारीख को झगड़ा हुआ था? 17 तारीख शाम को 6 बजे 6:30 बजे के पास में। दुर्घटना के बाद आप कहाँ ले गए? दुर्घटना के बाद हम यहाँ से इसको ले गए बाबूबढ़ी। बाबूबढ़ी से कहाँ रेफर किया? बाबूबढ़ी से मेरा वहाँ पर रेफर किया जो दरोगा के पास हम गए, छोटा बाबू के पास गए। छोटा बाबू बोला कि पहले इसको जान बचाइए, केस आपका 10 दिन के बाद भी हो सकता है, आप पहले आप जान बचाइए। हम वहाँ से भागे, घर से हम दरभंगा भागे। दरभंगा गए, दरभंगा में मेरा हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया, तो हम प्राइवेट में भागे। प्राइवेट में जाकर भर्ती हुआ, वहाँ पर सारे कुछ, वहाँ पर भी 18 तारीख तक हम वहाँ वेट किया। 18 तारीख के बाद में हम वहाँ से लेके चला गए पटना, सबको सक्षम में जो हमारा कर कुटुम्ब लेना देना, कोई गोवा समाज यहाँ कोई अपसेट नहीं लिया ये बात का। ये हम बाबूबढ़ी भी गए तब भी कोई अपसेट नहीं लिया, जो हम घूर के केस किया कि इसको बचाओ कि नहीं बचाओ, कोई अपसेट नहीं लिया हमसे सारा। हम अकेला था, मेरा भाई नांगर था, अकेला मैं लेके उसको हम जहाँ तक हमको सक्षम हुआ बचाने का वो हम बचाए। उसका बाद में डेट कर दिया, अब जो है तो वही है। हम कै तारीख को डेट हुआ? डेट हुआ है आपको 24 तारीख को। क्या तारीख है? 24 तारीख को आपको 8-8:30 बजे रात में एक घटना हुआ है मेरा साथ। तो आप गांव कब आए पटना से? गांव आए हैं हम सब 26 तारीख को। 26 तारीख को गाँव आए। उससे पहले हम वहाँ पर 2 आदमी उसका जो मरा है, उसका चाची, उसका चाचा, उसका बहनों कहते हैं, उसका साला, 3 आदमी हम लोग वहाँ पर थे। उसका बाद में सारे आदमी जुटा, वहाँ से सब कुछ किए, वहाँ से हमको लिखा, वहाँ का सब कुछ बयान लिया ये कैसे हुआ है। हम बताए सर मेरा मारपीट हुआ है, तो बोला मारपीट कैसे हुआ, कौन मारा। वहाँ हमको रिपोर्ट लिया दरोगा जी को, हम उसको रिपोर्ट दिए, वो भर्ती नहीं ले रहा था, हमको रिपोर्ट देना पड़ा। हम रिपोर्ट लेके उसको बोला कौन मारा, तो हम बोला ऐसे बात हुआ। बोला क्या चीज़ के लिए हुआ, हम पूरा बयान दिए सर हम उससे कुछ हमको संबंध ही नहीं था। वो किस कारण से वो मतलब गाली बक रही थी? गाली बक रहा था मेरा भतीजा। जमीनी मामला था या कुछ मामला? नहीं, कुछ मामला नहीं था उसका। मेरा भतीजा गाड़ी लेके जा रहा था, वो भी गाड़ी लेके आ रहा था, वो भी दूसरा आदमी को बैठाया हुआ था, मेरा भी भतीजा दूसरा आदमी को बैठाया हुआ था। उसका बीवी हम लोग को सामने में बोल रहा था हम आपको गाली नहीं देके उसको गाली दे रहे, तो हम लोग को कोनो जरूरी नहीं था जो उसको, वो सराहनती से गाली देता रहता है, उसको गोवा समाज सब जानता है जो गाली देता है, तो उस द्वारा कोई उसको टोकता नहीं है। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बीते दिनों रेका प्रखंड के उद्योग भवन परिसर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया था। इस मौके पर रेका के बीडीओ सत्येंद्र कुमार भी उपस्थित थे। वहीं इसको लेकर नगर थाना प्रभारी अरुण कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया है कि इस मामले में 3 नामजद समेत 25 अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। रेका उद्योग भवन से भारी मात्रा में विदेशी शराब का जखीरा बरामदगी मामले में रेका के थाना प्रभारी अरुण कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेका प्रखंड मुख्यालय के पीछे उद्योग भवन के कमरे में विदेशी शराब का जखीरा रखा हुआ है, जिसके बाद थाना प्रभारी अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस विशेष छापेमारी दल गठित करके छापेमारी करने पहुंची तो सभी कमरे में ताला लटका हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने रेका के प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार यादव को इसकी सूचना दी। तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष ताला तोड़ा गया। सभी कमरे को शराब माफियाओं ने अपने कब्जे में रखा था। कमरे की तलाशी के दौरान कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने कहा कि रॉकस्टार और किंग गोल्ड 2 प्रकार के ब्रांड की शराब बरामद की हुई। कुल 791 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। सभी शराब चंडीगढ़ निर्मित है। पुलिस ने कहा कि शराब जब्त करके चलने के क्रम में शराब माफियाओं के द्वारा रॉड, लाठी और डंडे से पुलिस गाड़ी को घेर लिया गया और साथ साथ पुलिस के साथ गाली गलौज की गई, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया और पुलिस पर जानलेवा हमला भी किया गया, लेकिन पुलिस ने किसी तरह जान बचाकर वहां से निकले।
पुलिस ने 3 शराब माफिया मोहम्मद खुर्शीद उर्फ चुन्नू, मोहम्मद सलीम उर्फ सुट्टू और मोहम्मद शमशेर और 25 अज्ञात तस्करों के खिलाफ शराब बेचने, शराब रखने और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान जारी है। बहुत जल्द कारोबारी को पकड़ा जाएगा। थाना क्षेत्र में सरकार के शराब के कारोबार में जो लोग शामिल हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस छापेमारी अभियान में सब इंस्पेक्टर कुंदन बासुकी, अरेर थाना के प्रभारी रामचंद्र प्रसाद, एएसआई बी मिलिंदु कुमार, रविंद्र सिंह, राजेश कुमार, सिपाही झुनू कुमारी, अमरेंद्र कुमार, अनिल पासवान, नित्यानंद पासवान, विपत्ति पासवान सहित दर्जनों पुलिसकर्मी छापेमारी अभियान में मौजूद रहे। गुप्त सूचना के आधार पर मिला कि मिथिला ग्राम उद्योग रहिका में पेट्रोल पंप से सटे दक्षिण उद्योग भवन में शौचालय के बाद 5 रूम हैं, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी अंग्रेजी शराब है। उसी सूचना पर दल बल के साथ छापामारी किया तो भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। कितने लोग नामजद हैं? 3 गो नामजद हैं। 3 नामजद हैं। डेन न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। बासुपट्टी थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान 1050 बोतल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासुपट्टी थाना की पुलिस के द्वारा 1050 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि एसआई सुरेश प्रसाद सिंह के प्रतिवेदन पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सूचना मिला कि खौना गांव के ही 2 व्यक्ति मिलकर नेपाल व देशी शराब लाकर रखे हैं। उस सूचना की पुष्टि के प्रशासन मौके पर पहुंची तो देखा गया कि शराब से भरा हुआ जूट का बोरा छिपाया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तस्करों को पकड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मौके से 2 व्यक्ति फरार हो गया। तीसरा तस्कर फेकू सहनी को पुलिस ने मौके पर धर दबोचा। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1050 बोतल शराब को जब्त किया गया है। साथ ही मौके पर से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार तस्कर को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। साहर घाट के सुभाष चंद्र चौक पर स्थानीय लोगों के साथ पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने एक सामुदायिक बैठक की। इस बैठक में मुख्यतः साहर घाट में जलमग्न स्टेट हाईवे 75 की नारकीय हालत से छुटकारा दिलाने को लेकर विशेष चर्चा की गई, जहां पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा कि अगर जल्द ही इस नारकीय हालत से स्थानीय लोगों को छुटकारा नहीं मिलता है तो आंदोलन किया जाएगा। साहर घाट में जलमग्न स्टेट हाईवे 75 की नारकीय हालत से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया। उन्होंने मंगलवार को साहर घाट में नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर स्थानीय लोगों के साथ समीक्षा बैठक की। पूर्व विधायक ने कहा कि राम जानकी चौक से सरदार चौक तक 1 किलोमीटर की दूरी में महीनों से जलजमाव के कारण नारकीय हालत बनी है। कोरोना महामारी काल में नई नई बीमारियां फैलने की नौबत है। जल निकासी के लिए इसी सप्ताह स्थानीय लोगों के साथ वह पहल शुरू करेंगे। अगर जनहित कार्य में किसी प्रकार की बाधा आई तो उन्होंने आंदोलन तय होने की बात कही। बैठक के दौरान पूर्व विधायक ने सीईओ और डीएम से इस मसले पर बात कर समस्या की जानकारी दी। साथ ही निदान की दिशा में जरूरी पहल करने की मांग भी की। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के नेता अमरीश कुमार पांडे ने भी इस कार्य में अपना योगदान देने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए किए जाने वाले कार्यों में दल नहीं दिल की प्राथमिकता होनी चाहिए।
वर्तमान विधायक के गांव उत्तरा से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर लंबे समय से बड़ी समस्या को नहीं हटाया जाना उन्होंने क्षेत्रवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उमेश महता, गोपाल भगत, रंजन यादव, रामानंदन साह समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। शब्दों में कहे तो उसको कहते हैं सुशासन तैर रहा है। हमें तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को सड़क नाला व्यवस्था न कर सके तो कम से कम नाव की व्यवस्था कर दे। मैं खुद उसमें आ रहा हूं भुगत के। 15 सालों के सुशासन की बात करने वाले नीतीश जी और यहाँ के जो एमएलए जो हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो एमएलए हैं कि कुछ है भी कि नहीं। हरलाखी का लगभग ये समस्या हम लोग पिछले 3-4 सालों से लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञापन देके मुख्यमंत्री को, सेक्रेटरी को, यहाँ के लोकल प्रशासन को दे रहे हैं। उसके तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसा कि रामश्री अंकल जी ने कहा है, अगर इसमें जल्दी से जल्दी कोई सुनवाई नहीं होती है तो अगले हम लोग प्रदर्शन के तौर पे तैयार हैं और पूरे मिलजुल के, ये इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं होगी। यहाँ की हरलाखी की जनता, थारगढ़ की जनता के साथ मिलके बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के यहाँ पे आंदोलन करेंगे कि समस्या का हल, चाहे वो करने वाला एमएलए हो या यहाँ के वीडियो साहब आश्वासन देके करे या कोई व्यक्ति करे, लेकिन यहाँ के प्रशासन से लेकर नेता की जिम्मेदारी बनती है। और आप कहीं के एमएलए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे विधायक का घर है और कितने शर्म की बात है कि विधायक के घर के सामने सड़क की स्थिति ऐसी है। हाईवे है, इसमें नाला पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। उसके चलते लोगों को यहाँ पर बीमार होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, घर से लोगों को पलायन होना पड़ता है। हम लोग सरकार से, अभी डीएम साहब से हमने बात किया, सीओ साहब से कहा, जो भी पदाधिकारी है संबंधित, उनसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप अविलंब व्यवस्था करवाइए, नहीं तो हम लोग बुधवार को आएंगे और व्यापक रूप में यहाँ पर हम लोग जनहित में, व्यापक जनहित में हम लोग आंदोलन की भी तैयारी करेंगे। यही है हम लोग का निर्णय। कहाँ से कहाँ तक जल जमाव होता है? यहाँ राम जानकी चौक से लेकर के और सरदार जी चौक तक। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर शंभुनाथ झा ने कई शिशुओं को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में रविवार को प्लस पोलियो अभियान का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंभुनाथ झा ने किया। डॉक्टर झा ने करीब आधा दर्जन शिशुओं को पल्स पोलियो की खुराक देकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के मद्देनजर प्लस पोलियो दवा देने का सख्त निर्देश देते हुए कहा, एक भी बच्चा इस अभियान से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर कर्मी डोर टू डोर जाएंगे और दवा देना सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य प्रबंधक राजेश रंजन ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान को सफल करने के लिए 53 सुपरवाइजर बनाया गया है, जहां 11 डिपो 22 ट्रांजिट मोबाइल के सहयोग से किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर लिपिक इंद्रदेव प्रसाद कंठ, एएनएम रूपम कुमारी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी।
बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। हालांकि कई जगह जागरूकता के अभाव में टीकाकरण को लेकर बनी भ्रांतियां इस अभियान में बाधा बनकर सामने आ रही थी, जिसके निपटारे के लिए स्वास्थ्य विभाग के केयर इंडिया के महेंद्र सिंह सोलंकी व मोहम्मद इसमतुल्लाह ने जगह जगह इलाकों में जाकर लोगों के साथ सामुदायिक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में विशेषतः टीकाकरण के महत्व पर चर्चा किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता आई है और लोग बढ़ चढ़कर इस टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा सहयोगी संस्था की ओर से वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे शहरी क्षेत्र से ज्यादा असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है। संक्रमण से बचाव के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर अब वैक्सीन लगवाने में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे हैं। साथ ही स्वयं वैक्सीन लगाकर अन्य लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हुए टीका लगाने का संदेश दे रहे हैं। मधुबनी जिले के अलग अलग प्रखंड के अलग अलग गांव में केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी व स्वास्थ्य विभाग के मोहम्मद इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब के द्वारा मुस्लिम एवं दलित महादलित समुदाय के बीच सामुदायिक बैठक आयोजित कर कोरोना से बचाव तथा टीकाकरण के महत्व पर लगातार चर्चा किया जा रहा है। सामुदायिक बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, उलेमाओं, मस्जिद के इमामों, गांव के बुद्धिजीवियों व जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक की जाती है। बैठक में कोरोना टीकाकरण के फायदे व लोगों के सवाल जवाब के बाद उनके अंदर फैली गलत फहमियों को दूर करते हुए टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है और समाज में टीका लगवाने के लिए प्रेरित करते हुए अगले दिन वहां टीका कैंप लगवाकर लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है। महेंद्र सिंह सोलंकी व मोहम्मद गुलाब ने बताया कि भ्रांतियों को लेकर लोग कोरोना वायरस टीकाकरण स्थल पर नहीं पहुंच रहे थे या फिर आने में डर रहे थे। उनके अंदर के डर को खत्म करने के लिए बैठक कर जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 दर्जन से अधिक गांव व शहरी क्षेत्रों में जाकर सामुदायिक बैठक की गई है, जिसके प्रतिफल में लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता आई है और लोग टीका केंद्रों पर पहुंचकर बड़ी तादाद में अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना के टीका से वंचित नहीं रह सके। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, जिसको दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसको लेकर गांव-गांव में जाकर लोगों के साथ बैठक कर कोरोना टीकाकरण तथा वायरस से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही टीकाकरण स्थल पर आने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। टीकाकरण स्थल पर आते समय मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। बैठक में जानकारी दी जा रही है कि वायरस से लड़ने का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए लोग अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि साहस रखने की जरूरत है। अपने आप को सुरक्षित रखें और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं। टीकाकरण सत्र पर कार्यरत एएनएम को कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की जानकारी दी जा रही है। सत्र के दौरान मास्क, ग्लव्स का उपयोग करने का निर्देश दिया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते दिनों हरलाखी प्रखंड के कसेरा गांव निवासी मोहम्मद हलीम की घर से सर अलग कर हत्या कर दिए जाने के बाद मृतक की दोनों बेटियां अनाथ हो गई। हालांकि इसको लेकर हरलाखी के जनाधिकार पार्टी की नेत्री प्रिया राज मृतक के घर पहुंची और उन्होंने उनकी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद के तौर पर सिलाई मशीन भेंट की। जनाधिकार पार्टी की नेत्री प्रिया राज ने कसेरा गांव स्थित मृतक मोहम्मद हलीम के घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। पिता की मौत के बाद बेसहारा बनी मृतक की बेटियों को सिलाई मशीन के साथ आर्थिक मदद भी की है।
इस दौरान मृतक की पत्नी व दोनों बेटियां भावुक होकर रो पड़ी। फिर परिजनों को समझा बुझाकर चुप करवाया गया। इस दौरान प्रिया राज ने कहा कि जब भी किसी बेटी को कोई दुख देख लेती हूं तो कोशिश यही रहती है कि उसके दुख की घड़ी में साथ देकर उसके दुख को बांट सकूं। पिता का साया सर से हटने के बाद परिवार पर भारी मुसीबत आ गई है, इसलिए इन बेटियों को मदद करने के लिए सिलाई मशीन भेंट की हूं ताकि यह अपना गुजर बसर कर सके, दूसरे के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही पटना में घटना में शामिल सभी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। स्थानीय समाज सेवी सुशांत शेखर ने कहा कि महज 5 साल से समाज में उत्कृष्ट कार्य करती आ रही प्रिया ने एक बार फिर मानवता की मिसाल कायम की है। गौरतलब हो कि करीब 10 दिन पूर्व खिरहर थाना क्षेत्र के कसेरा गांव में एक ठेला चालक को इसलिए सिर को धड़ से अलग कर दिया गया ताकि दरिंदों के काली करतूतों का पर्दाफाश न हो जाए। बताया जा रहा है कि मृतक ने गांव के कुछ लोगों को एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था, जिसके बाद उन लोगों को भय हुआ कि सुबह सबको पता चल जाएगा और इसको लेकर हलीम को गांव से 1.5 करीब दूर ले जाकर उसके गर्दन को काटकर अलग कर दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, उस अपराधी ने पहचान छिपाने के लिए कटे हुए सर से दोनों आंखें निकाल ली, दोनों कान भी काट दिया और फिर सर को कहीं छिपा दिया। हालांकि घटना के 2 दिन बाद सिर बरामद हो गया। उधर घटना के करीब 10 दिन बाद भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने से क्षेत्र के लोगों में भय व्याप्त है। प्रिया जी, आपने आज इस परिजन से मिल करके इनको कुछ आपने आर्थिक मदद और सिलाई की मशीन दी है, आगे क्या कुछ कहना चाहिए? इनकी इंसाफ और न्याय के लिए क्या सबसे पहले इसकी जो परिवार की जो स्थिति है बहुत खराब है। बहुत आप घर देख सकते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं और परिवार भी बहुत बड़ा। ठीक है, तो आर्थिक वाला बोले आपने, लेकिन यहाँ की जो प्रशासन जिस तरह से सो रही है तो काफी दुख होता है। जब पब्लिक मूवमेंट रहता है, पब्लिक आक्रोश में रहता है तो प्रशासन भी एक्टिव रहते हैं। जब पब्लिक कुछ नहीं करती है तो प्रशासन भी सो जाती है। तो प्रशासन का क्या काम होता है? जब पब्लिक जब आक्रोश होंगे तभी वो काम करेंगे। उनका काम है दोषी को खोजना, उनको अरेस्ट करना, शूट एंड फाइट करना, क्योंकि ऐसे ऐसे घटना हो रही है हमारे हरलाखी में। आपको भी पता होगा कितना घटना घट गई है। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। ये सब सिर्फ ढकोसला है, दिखावा है। आप मेन को गिरफ्तार कीजिए ना, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आप उनको अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उसके आप घर पे जाइए, कुर्ती जब्ती कीजिए, अपने डर से वो सिलेंडर करेगा। अब थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होइए। प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है। बस जिस दिन घटना घटी थी उस दिन हम लोग आए थे, सभी ग्रामीण आक्रोश थे तो प्रशासन भी एक्टिव हुए, कान में तेल डाल के सो चुके थे। हम लोगों ने उनको जगाने का काम किया, लेकिन अभी तक आज इतने दिनों हो गया है लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी की सजा हो, सीधा डायरेक्ट फांसी की सजा हो। और परिवार की जो स्थिति खराब है, इसके जो लड़की है इसके पापा जो थे रिक्शा चला के इन लोगों को भरण पोषण करते थे, किसी भी तरह अपना परिवार को चलाते थे। आज परिवार के मुखिया ही चल बसे तो इन लोगों का क्या होगा? कौन देखेंगे? इन लोगों का शादी ब्याह कैसे होगा? कोई देखने वाला है? कोई कहने वाला है? हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार को आर्थिक मदद की जाए। आज हमारे पंचायत खिरहर में मृतक मोहम्मद हलीम की बेटी को प्रिया राज ने सिलाई मशीन और आर्थिक मदद किया है, जो वाकई सराहनीय है। और साथ ही मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और समाज में ऐसी प्रिया राज समान और भी युवती और लोग जो भी हैं उभर कर सामने आए, इससे समाज का कल्याण होगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के भलवाही में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण के बाद प्रखंड का कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से जुड़ जाएगा। सूबे में विकास की किरणें सभी गांव तक पहुंचने लगी है। सरकार विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित है। यह बातें खजौली विधानसभा के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सड़क शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि खजौली विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में सड़क की समस्या को प्राथमिकता से लिया गया है। गांव मोहल्ले की विभिन्न सड़कें आज चमक रही है। करीब 20 वर्ष पूर्व कुछ ऐसा भी समय था जिस समय सड़क, स्वास्थ्य, बिजली कई गांव तक नहीं पहुंची थी, पर अब धीरे धीरे हर क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। कई गांव मोहल्ले के सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ा गया है, जर्जर सड़कों को दुरुस्त किया गया है। स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक को मिथिला परंपरा के तहत पाग, दुपट्टा व माला से स्वागत किया। विधायक ने कहा कि उनका विकास कार्य जारी रहेगा। बासोपट्टी प्रखंड के भलवाही गांव में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मुख्य सड़क से भलवाही पश्चिम टोल तक करीब 32 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य होगी। सड़क की समस्या को लेकर विधायक ने गंभीरता से लेते हुए दूर करने का प्रयास किया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने साधुवाद दिया। इस सड़क का निर्माण हो जाने से बासोपट्टी एवं हरलाखी प्रखंड के कई गांवों का संपर्क जुट जाएगा। मौके पर हरिश्चंद्र शर्मा, विनोद ठाकुर, जिला मंत्री किसान प्रकोष्ठ दीपक ठाकुर, पंकज कुमार साह, उदय शंकर साह, निर्मल ठाकुर, विनोद ठाकुर, कृष्णकांत ठाकुर, शिव नारायण ठाकुर समेत कई लोग शामिल हुए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर में जरूरतमंद भूखे असहाय का सहारा बना रोटी बैंक ने अपने 1000 दिन को पूरा कर लिया है। इसी के उपलक्ष्य में ब्लड जांच व रक्तदान शिविर लगाई गई। इस शिविर में स्थानीय सीओ, थानाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी पहुंचकर अपना ब्लड डोनेट किए। कोरोना महामारी से त्राहिमाम की स्थिति में या अन्य दिनों में जरूरतमंदों व निसहायों के साथ भूखे को प्रतिदिन खाना खिलाना रोटी बैंक का मुख्य उद्देश्य रहा है। 1000 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में रविवार को रोटी बैंक के द्वारा जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में 1 दिवसीय ब्लड ग्रुप जांच व रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जयनगर की एसडीओ बेबी कुमारी, थानाध्यक्ष संजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, डॉक्टर त्रिपुरारी प्रसाद, डॉक्टर अजीत सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एसडीओ बेबी कुमारी ने कहा कि रोटी बैंक ने जो कार्य किया है वह सराहनीय कदम है। छोटे से शहरों में इतनी ऊंची सोच ने कई बेसहारा निसहायों, जरूरतमंदों का पेट भरने का काम किया है। रोटी बैंक के सदस्य लक्की राउत ने जानकारी देते हुए कहा कि रोटी बैंक कोरोना काल, बाढ़ की त्रासदी, कोरोना मरीजों व क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिदिन रात में खाना वितरण करने का काम किया है। यह सब टीम के सदस्यों के कारण आज रोटी बैंक ने 1000 दिन पूरा किया है। इसी उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर, ब्लड ग्रुप जांच शिविर लगाया गया। रक्तदान कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, थानाध्यक्ष संजय कुमार, जयनगर के पूर्व प्रभारी थानाध्यक्ष एसएन सारंग अमित कुमार समेत कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया। मौके पर अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, डॉक्टर मनोहर जायसवाल, नागरिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, अरुण जैन, राजकुमार साह, दीपक खरगा, राजीव कुमार गुप्ता, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, विशंभर पूर्वे, धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा, नीतीश प्रधान, सुभाष शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों को पाग व दुपट्टा पहनाकर मिथिला के परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। रोटी दान के रूप में, आपको रोटी बैंक के रूप में आप लोग जो काम कर रहे हैं काफी सराहनीय है। बराबर हमारा आपका इंटरेक्शन होता रहता है इस मुद्दे पर। अच्छे काम में हमारा हमेशा सहयोग रहा है और 1000वें दिन पूरा होने पर जो आपने ये जो रक्तदान का आयोजन किया है, इसके लिए तो और आप बधाई के पात्र हैं। और आपको जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहला रजिस्ट्रेशन मैंने ही कराया है आपके यहाँ, मालूम नहीं होता, लेकिन सबसे पहला रजिस्ट्रेशन मैंने ही कराया आपके यहाँ। दिन है जो आप लोगों ने भूखे गरीब लोगों को भोजन रोज कराते हैं।
लेकिन हमें भी मौका मिला, जिसमें हम गए थे, हमें काफ़ी अच्छा लगा। मैंने खुद खाना परोसा था गरीब लोगों को। आज इस रोटरी बैंक के द्वारा जो ब्लड टेस्ट और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कराया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। ये एक तरह से समाज सेवा है, जो आपने फ्री में लोगों का ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, उसका डोनेट कर करके ब्लड बैंक को आप दे रहे हैं ताकि किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर उसका यूज हो सके। सभी कार्यों को मैं सराहना करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप लोग इस तरह से आगे काम करते रहे, इसी तरह से समाज सेवा करते रहे, भूखे लोगों को खाना खिलाते रहे। अब कभी भी यहाँ प्रशासन की सहयोग की आवश्यकता हो, आप हमसे बेहिचक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आज नॉन स्टॉप सेवा के तहत चलते हुए जयनगर रोटी बैंक ने अपने 1000 दिन पूरे किए हैं। ये 1000 दिन पूरी रोटी बैंक के टीम के कारण हुई है। इसका सारा श्रेय इस पूरी टीम को जाता है। सभी मेंबर, हमारे जितने मेंबर हैं, उनके सहयोग से हम ही जितनी रोटी बैंक की टीम है उसने कोरोना काल हो, बाढ़ का समय हो या कोरोना मरीज हो या क्वारंटाइन सेंटर हो, सभी जगह रोटी बैंक की टीम ने प्रतिदिन रात्रि में जाके खाना वितरण किया। ये चलते चलते आज 1000 दिन की ओर आ गया। आज हम सभी रोटी बैंक के सदस्य 1000 दिन के शुभ अवसर पे आज इस सूर्यका भवन के प्रांगण में निःशुल्क ब्लड ग्रुप जांच शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारी दिल की इच्छा है कि रक्तदान सभी लोगों को मालूम हो और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें, यही मेरा निवेदन है। रक्त में अभी हम लोग यही सोच रहे हैं क्यों न जयनगर में ब्लड बैंक की स्थापना हो और लोगों को ब्लड के लिए मधुबनी, दरभंगा जैसे महानगरों में लोग को खोजना नहीं पड़े, यही मेरी इच्छा है। मेरा नाम लक्की राउत है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हर साल मधुबनी जिला के कई इलाकों में बाढ़ दिल दहला देने वाली मंजर बनकर आती है। इस बीच बाढ़ पूरी तरह आई भी नहीं है, लेकिन मधेपुर प्रखंड के कोसी नदी के किनारे बसा राधिकापुर गांव विलीन होने लगा है। अब तक दर्जनों घर कटाव में बह गए हैं और लोग खुले आसमान के नीचे गुजारा करने को विवश हैं। 1000 से अधिक आबादी वाले इस महादलित बस्ती के कई घर अब तक बाढ़ में विलीन हो चुके हैं और जो घर बचे हैं वो अगले 2 से 4 दिनों के अंदर कटकर उस नदी में बह जाएंगे। हालांकि इसको लेकर स्थानीय एसडीओ को भी मदद करने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोसी नदी में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के बकुआ पंचायत का राधिकापुर वार्ड नंबर 6, 7 व 1 के महादलित परिवार अपने गांव राधिकापुर को अलविदा कहने जा रहे हैं, और वह सिर्फ इसलिए क्योंकि कोसी नदी ने राधिकापुर को अपना निशाना बना लिया है। अब राधिकापुर को इस धरती से हरफे गलत की तरह मिटा कर दिया जाएगा। बकुआ पंचायत में महादलित टोला के नाम से अब राधिकापुर नहीं रहेगा। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र से यह गांव का नक्शा ही मिट जाएगा। राधिकापुर के 1000 की आबादी वाला यह राधिकापुर के लोग फरियाद कर रहे हैं। इनके पास सर छुपाने की 2 गज जमीन के अलावा कुछ भी नसीब नहीं है। फिर जीवन भर की कमाई से बना आशियाना नदी में विलीन हो जाने के बाद महादलित परिवार के बसने की कोई जगह नहीं बचेगी। अपनी आंखों से डीह की जमीन को कटकर नदी में विलीन होते देख महादलित परिवार के लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। झंझारपुर के एसडीओ के यहां लिखित आवेदन देकर गुहार लगाया कि उन लोगों की रिहायशी मकान कोसी नदी में भीषण बाढ़ आने की वजह से कट रही है, लेकिन उस कटान को रोकने का कोई बंदोबस्त अब तक नहीं किया जा सका। एसडीओ ने भी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आए। हालांकि इस मामले को लेकर द न्यूज के संवाददाता से संपर्क किया गया। राधिकापुर के लोगों ने कहा कि उनकी समस्या को सरकार तक व क्षेत्रीय परिवहन मंत्री शीला मंडल, झंझारपुर लोकसभा के सांसद रामप्रीत मंडल तक पहुंचाए ताकि कोई मुनासिब हल निकाला जा सके।
इतना ही नहीं, घर के साथ साथ बिजली का खंभा भी कटकर नदी में गिरने ही वाला है। उसके बाद इस क्षेत्र के लोग विद्युत आपूर्ति से भी महरूम हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ सोली यादव, कुंवर यादव, प्रसाद यादव, गंगाई सदाई, सरवन सदाई के घर समेत तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों का घर कटकर कोसी नदी में बहकर कोसी नदी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यदि राहत व बचाव का काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो यह पूरी महादलित बस्ती ही कटकर समाप्त हो जाएगी और इतिहास के पन्नों में राधिकापुर गांव का नाम यही सिमट कर रह जाएगा। क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? घर कट गए, कतक सार रखबे घर दुआर। घर कट गया। एक धूप नहीं थे, एक धूप नहीं थे रखे वाला। दबाड़ बताओ, उड़िया काटे दिए, पानी में भाग। इसके अलावा आपको कोई जमीन नहीं है? एक धूप में धार में भासल जे सब कुछ भासे। फिर अच्छा, इसको रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? सरकार ने रोकते है। सरकार रोक सकती है। आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? कुछ मांग है? कितना परिवार है आप लोग यहाँ? कितना घर की आबादी है? कैसा? अच्छा, सरकार के कोई कर्मचारी देखने के लिए यहाँ तक आए? कोई नहीं आया। बिजली मिलती है आप लोगों को? लाइन आता है? और जब ये कट जाएगा तब बिजली आ रही है आप लोगों को? मिल रही है? कट करके पोल जो है गिर जाएगा, जब नदी में चल जाएगा तो बिजली भी नहीं आएगी। आप लोग क्यों नदी किनारे जमा हैं? क्या वजह है आज आप लोग नदी किनारे हैं? बकवा पंचायत का मैं निवासी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अताउल है। यहाँ एक मैन नदी के से एक शाखा जो निकला है पश्चिम की ओर, इससे में हम लोगों का 1000-1200 का घर का बस्ती कटने ही वाला है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं सरकार से कुछ फायदा मिले, इस कटाव को रोका जाए। हम लोग बहुत इससे दुख महसूस करते हैं। आप लोग ये देखने के लिए आए हैं कि कब हम लोगों का घर कट जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। तो कट गया है, क्या कटने ही वाला। कितने परिवार का घर कट के धार में नदी में बह गया? 3-4 को कट गया और 4-5 ऐसा है जो कटने ही वाला है। फिर आप लोगों का क्या होगा जब कट जाएगा? तो कहाँ जाइएगा? समझिए, तो रहने के लिए, बसने के लिए कहाँ इतना जमीन मिलेगा हम लोग? क्या भाई साहब, आपका भी घर कट रहा? जी सर, मेरा घर यही वार्ड नंबर 6 राधिकापुर पड़ता है, ये बकवा पंचायत में। तो सर आप देख ही रहे हैं और वीडियो के माध्यम से भी, आप फोटो के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि ये जो मैन नदी है, ये मैन नदी है और यहीं में से एक शाखा निकली हुई है जो काफी खतरनाक उग्र रूप धारण कर लिया है। मतलब यहाँ जो है, यदि इसको अगर जल्द रोका नहीं गया, इस पर काबू नहीं पाया गया तो क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, सबसे पहले 1200 का जो पूरा यहाँ बस्ती है उसमें प्रॉपर महादलित जो है, ओनली महादलित का जो परिवार है वो यहाँ 300 परिवार रहता है, वास करता है। ये सब महादलित का ही है। तो इन लोगों के पास ना आप कहीं रहने का घर है, मतलब रहने का जगह नहीं है। और यदि इसको अगर सरकार के तरफ से या किसी तरह इसको अगर रोका नहीं गया तो ये हमारा जो ये महादलित परिवार का जो बस्ती है ये तो बहुत जल्द ही पानी में विलीन होने वाला है। तो आप देख ही रहे हैं। क्या भाई बिजली पानी का क्या व्यवस्था आप लोगों का? बिजली पानी का सर जब ये कटाई हो जाएगा तो फिर हम लोग को जो 11,000 गिर जाएगा तो फिर हम लोग का प्रॉब्लम ही हो जाएगा, तो परेशानी हो जाएगी। और ये जमीन जब कट गई है, बहुत से लोगों की जमीन कट गई है, घर खत्म हो गया, तो वो लोग कहाँ बसे हैं? सर सभी तो अभी बस कहाँ बसे हैं, बांध पर गया है और इधर उधर शरण लिए भटक रहे हैं लोग इधर उधर। और आप लोग कहाँ जाइएगा जब कट जाएगा नदी में? घर चला जाएगा। जाएंगे सर, हम लोग को भी जमीन कहाँ है? कोई जमीन नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगजीवन सदाई है सर। सदाई जी हैं? जी महादलित का है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड स्थित कृषि भवन परिसर में बिहार राज्य किसान सभा के सदस्यों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान फसल क्षति का मुआवजा देने व फसल क्षति का गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की गई। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के कृषि भवन परिसर में बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसान के अहित में किए गए फसल क्षति का रिपोर्ट को निष्पक्ष जांच व दोषी पर कार्रवाई को लेकर मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार राज्य किसान सभा के जिला मंत्री मनोज कुमार ने कहा कि बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा बेमौसम भारी बारिश व यास चक्रवात तूफान से किसानों का फसल क्षति का मुआवजा को लेकर कृषि कार्यालय पर 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बिस्फी प्रखंड व जिला के कई प्रखंडों में किसी पदाधिकारी के मनमानी को लेकर धरना प्रदर्शन की जा रही है, जिसमें बिस्फी प्रखंड के 28 ग्राम पंचायत में गरमा तथा मूंग, तेलहन, सब्जी, आम, लीची, केला की फसल क्षति का जांच कराया जाए, फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए और फसल क्षति के गलत रिपोर्ट करने वाले पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई की जाने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि कृषि पदाधिकारी के इस रवैये से किसान पहले से आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों के साथ इस तरह की अहित किए जाने पर किसान के लिए भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मधुबनी जिला समाहरणालय परिसर में 30 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर बाबूलाल महतो, बिंदु यादव, पूर्णी देवी, अखिलेश पंजियार, महेश सहनी, सुमित्रा देवी, ललित कुशवाहा, कौशल्या देवी, हलखोरी महतो सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus
practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के भैरवस्थान थाना क्षेत्र से गश्ती पुलिस ने रोड रॉबरी की योजना बना रहे 4 अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। सिविल सर्जन ने बच्चों को ड्रॉप पिलाकर किया अभियान का शुभारंभ। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने सिमरकोन के समीप से भारी मात्रा में नेपाली शराब की बरामद। बाबूबरही में मारपीट में घायल हुए युवक की पटना में इलाज के दौरान हुई मौत, गांव में पसरा मातम। रहिका उद्योग भवन से भारी मात्रा में विदेशी शराब किए गए बरामद, 3 नामजद समेत 25 अज्ञात पर मामला दर्ज। रहिका थाना प्रभारी ने की प्रेस वार्ता। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने 1050 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। साहरघाट में जलमग्न स्टेट हाईवे की नारकीय हालत से छुटकारा को लेकर पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने की बैठक, लिया आंदोलन का निर्णय। बेनीपट्टी पीएचसी में पल्स पोलियो अभियान का हुआ शुभारंभ। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंभुनाथ झा ने किया उद्घाटन। लोगों में कोरोना टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए स्वास्थ्य विभाग के केयर के महेंद्र सिंह सोलंकी व समतुल्लाह कर रहे सामुदायिक बैठक। जगह जगह जाकर लोगों के बीच हो रही टीकाकरण की चर्चा, लोगों में आई जागरूकता। कसेरा गांव में 10 दिन पूर्व अपराधियों के द्वारा हत्या किए गए हलीम की दोनों बेटियों को जाप की नेत्री प्रिया राज ने दी सिलाई मशीन। बासोपट्टी के भलवाही में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया सड़क का शिलान्यास। 2 प्रखंड के कई गांवों का जुड़ेगा संपर्क। जयनगर रोटी बैंक के 1000 दिन पूरा होने पर लगाया गया ब्लड ग्रुप जांच व रक्तदान शिविर। कई अधिकारियों ने किया ब्लड डोनेट। कोशी नदी में आई भीषण बाढ़। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र का राधिकापुर गांव बाढ़ में हो रहा विलीन। और बिस्फी प्रखंड के कृषि भवन परिसर में 3 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य किसान सभा ने किया धरना प्रदर्शन। शनिवार को कलवाही थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान स्थानीय कई जमीनी विवाद का निपटारा किया गया। कलवाही थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू, थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल व सहायक अवर निरीक्षक निर्मल कुमार सिंह ने थाना दिवस के अवसर पर कई जमीनी विवाद मामलों का निपटारा किया। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने बताया कि शनिवार को कलवाही थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर वादी प्रतिवादी का कागजात को देखते हुए कई मामलों का निपटारा हुआ। जमीनी विवाद में वादी कृष्णकांत झा, प्रतिवादी रामविलास महतो, लोहा गांव के शुभंकरपुर निवासी के बीच जमीनी विवाद का निपटारा किया गया। दूसरी ओर जमीनी विवाद में हाजीपुर काजी टोल के मोहम्मद सुल्तान व मोहम्मद फिरोज के बीच जमीनी मामला को सुलझाया गया। कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने कई आपसी जमीन विवाद का निपटारा कराया। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों के कागजात को देखकर दोनों पक्षों का जमीनी विवाद सुलझाया।
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जयनगर में बॉर्डर इलाके के समीप तस्करी व टैक्स चोरी का कारनामा बदस्तूर जारी है। इसी बीच 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी असिस्टेंट के जवानों ने कागजात के अभाव में 5 पिकअप को जब्त किया। उसके बाद तलाशी के क्रम में उसमें से कई प्रतिबंधित सामान बरामद किए गए। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर समेत आसपास के इलाकों में सरकार के टैक्स चोरी के साथ प्रतिबंधित सामानों को अवैध रूप से नेपाल भेजने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी असिस्टेंट कमांडेंट परमात्मा सिंह व जयनगर कस्टम विभाग के संयुक्त कार्रवाई में जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबारी गांव पेट्रोल पंप के समीप कागजात के अभाव में 5 पिकअप वाहन को जब्त करते हुए 5 तस्कर को हिरासत में लिया है। जब्त वाहनों में से एक वाहन पर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। 18वीं बटालियन राजनगर के कमांडेंट ने जानकारी देते हुए कहा कि जब्त वाहनों पर कपड़ा, खाद्य सामग्री, हार्डवेयर सामान के अलावे एक वाहन पर प्रतिबंधित दवा भी मौजूद था, जिसमें हाई कफ सिरप 1800 बोतल, रिचार्ज कफ सिरप 700 बोतल, डाइजेलैन इंजेक्शन 200 पीस, नूफिर इंजेक्शन 190 पीस, फेनेग्राम इंजेक्शन 190 पीस थर्मोकोल में छिपा कर रखा गया था। कमांडेंट ने बताया कि सभी वाहन जयनगर से लदनिया जा रहा था, जिसका उद्देश्य सभी सामानों को तस्करों के सहयोग से नेपाल भेजा जाना था। जब्त किए गए सभी वाहन चालकों से कागजात की मांग की गई तो स्थल पर सामानों का कागजात नहीं दिखाया गया। टैक्स चोरी का मामला भी है। जब्त सभी सामानों का बाजार में मूल्य लगभग 51 लाख बताया गया है। कमांडेंट ने कहा कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने के लिए एसएसबी जवानों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात एसएसबी पिछले कुछ दिनों से सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन छापेमारी अभियान चला रही है। बहुत हद तक तस्करों पर अंकुश लगाया गया है। एसएसबी के राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। इधर 4 लोगों को कस्टम विभाग के द्वारा बेल पर छोड़ दिया गया है, जबकि एक को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस दौरान असिस्टेंट कमांडेंट परमात्मा सिंह, इंस्पेक्टर बाल्मीकि मुनि प्रकाश समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित थाना चौक पर छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने एसटीईटी परीक्षा मेरिट लिस्ट में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही इस धांधली को मात्र कुछ ही दिन पहले बनी कलवाही से बासोपट्टी जाने वाली मुख्य सड़क जलजमाव से भर चुकी है। इस जलजमाव से न केवल आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि सड़क कई जगहों पर गड्ढे में तब्दील हो गई है। लेकिन अब तक इस सड़क की मरम्मती के लिए कोई आगे नहीं आया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। कलवाही से बासोपट्टी जाने वाली सड़क जो कुछ दिन पहले ही बनी है, बरसात की एक हल्की बारिश में ही टूटकर जगह जगह वहां गड्ढा बन गया है। थोड़ा सा बरसात का पानी, बस इसी से यह सड़क जाम की स्थिति से गुजर रहा है। कलवाही सेंट्रल बैंक के सामने मुख्य सड़क पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़क पर बरसात का पानी लग जाता है, जिसके कारण सड़क जगह जगह से टूट के गड्ढे में तब्दील होते जा रहा है। पंचायत हरिपुर उत्तरी के वार्ड 8 में पड़ने वाली सड़क की स्थिति बिल्कुल जर्जर होते जा रही है। यह सड़क कलवाही प्रखंड से बासोपट्टी प्रखंड होते हुए नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ती है। यह सड़क अति महत्वपूर्ण होने के कारण भी अपने दयनीय स्थिति पर रो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल को जोड़कर जिस सड़क से प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े आला अधिकारी व नेपाल सरकार के पदाधिकारी का आवागमन होता है, उस सड़क का
इतना अति महत्वपूर्ण पथ होने के बावजूद भी जर्जर व दयनीय स्थिति है। कलवाही से मलमल जाने वाली सड़क संवेदक के द्वारा एक ओर बनाई जा रही है तो दूसरी तरफ से सड़क बरसात के पानी के थपेरे से टूटकर जगह जगह गड्ढे में तब्दील होता जा रहा है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मिथिलांचल क्षेत्र का ऐतिहासिक सौराठ सभा का पारंपरिक उद्घाटन इस वर्ष बेहद सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण उत्साहवर्धक रूप से उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष नहीं किया जाएगा। वहीं इसको लेकर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने बताया कि इस बार पूर्व की भांति रामायण पाठ का शुभारंभ कर सौराठ सभा कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण ऐतिहासिक सौराठ सभा का पारंपरिक उद्घाटन कार्यक्रम समारोह को सौराठ सभा समिति के द्वारा सादगी संग मनाने का निर्णय लिया गया। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने कहा कि कोरोना से आई भीषण तबाही के कारण इस बार सभा को उत्साहवर्धक तरीके से नहीं मना रहे हैं, इसलिए पूर्व की भांति रामायण पाठ की शुरुआत कर सकारात्मक ऊर्जा के लिए सौराठ सभा के शुभारंभ से समापन तक अखंड रामायण पाठ पंडित शंभुनाथ झा के संयुगत्व में संपन्न किया जाएगा। समापन हवन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने समस्त मिथिलांचल वासी से निवेदन किया कि अपने वर कन्या का विवाह जहां कहीं भी करे उसे पंजीबद्ध अवश्य कराएं। मिथिलावासी से उन्होंने आग्रह कर कहा कि इस अनुष्ठान में अपनी उपस्थिति देकर गरिमा की रक्षा करें। निवेदन करने वालों में समिति के सचिव शेखर चंद्र मिश्र, कोषाध्यक्ष शंभुनाथ, पंडित धर्मेंद्र मिश्र, विभाकर झा, रंजन कुमार झा, बबलू ठाकुर, पवन झा, रमेश ठाकुर, अनिल कुमार झा उपस्थित रहे। हम सब सौराठ सभा गाछी प्रांगण में सौराठ विकास समिति के समस्त सदस्यगण सब जुटल छी। बड़ा निराशा है कि अहू बेर कोरोना महामारी कारण सौराठ सभा बास जय उत्साहवर्धक तरीका से हम सब पूर्व में करे छलहुँ से नहीं भ पायल। कोरोना के कारण अहू बेर हम सब शांतिपूर्वक जेना पूर्व में रामायण के शुभारंभ से सौराठ सभा के वासक तिथि दिन एकर शुभारंभ केने छलहुँ, तहिना अहू बेर काल्हि 27 तारीख से रामायणक शुरुआत से एकर शुभारंभ कयल जायत। अपने समस्त मैथिल वासी से ई आग्रह और निवेदन जे कियो एहि समय में अपन वर कन्याक वरदान कन्यादान करी से सौराठ सभा में कोई के पंजीबद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।